गंगा के परिवार के द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। जो दो लोग मिलने आए थे वो राम बहादुर और चटर्जी के लिए वकील नियुक्त किए गए। वकील मामले से संबंधित कागजों पर राम बहादुर और चटर्जी के हस्ताक्षर लेने आए थे। चटर्जी राम बहादुर से कहता है, लगता है कि मेरे घर तक संदेश पहुंच गया है और मेरे भाई ने ही इन वकीलों को मेरे केस के लिए यहाँ भेजा है। सिपाही राम बहादुर और चटर्जी से कहता है, तो मैं 15 मिनट का समय देता हूँ, तुम अपने वकील से मिल लो। वकील अब राम बहादुर और चटर्जी से बात करता है। नमस्कार, कृपया जो भी वाकया हुआ आप हमें सब विस्तार से बताइए। चटर्जी सब कुछ विस्तार से वकील को बताता है। ठीक है, हम आपका सारा मामला समझ गए हैं, पर आपका ये भूत वगैरह पर भरोसा करना और इंसानों को भूत समझकर मार डालना, ये पच नहीं रहा। हमने आपको सारा मामला बताया ना, हमने गलती से उन्हें भूत चुड़ैल समझकर मारा। हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। ठीक है, मैं आपकी बेल की तैयारी करता हूँ। सभी कागजात तैयार किए जाते हैं। सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है क्योंकि मामला 3 लोगों की हत्या से जुड़ा होता है। इसीलिए राम बहादुर और चटर्जी को काफी प्रयास के बाद ही बेल मिल पाती है। कोर्ट में राम बहादुर और चटर्जी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 324, 326 के तहत हत्या और अन्य लोगों को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। सेशन कोर्ट में कई बहसों के बाद आखिरकार 2 साल के बाद जज ने जजमेंट दिया, जिसमें आरोपी जगत चटर्जी और राम बहादुर को बरी कर दिया जाता है। पर पीड़ित पक्ष की तरफ से यह जजमेंट स्वीकार नहीं किया जाता और वे उड़ीसा हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दर्ज करते हैं। अब हाई कोर्ट में मुकदमा पहुंचता है। कई तारीखों के बाद इस केस की सुनवाई शुरू होती है। जज साहब, वकील, राम बहादुर और चटर्जी सब उपस्थित हैं। पेशकार जज साहब तक मुकदमे की फाइल पहुंचाता है। सभी आवश्यक कानूनी कार्यवाही के बाद बहस शुरू होती है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। सबसे पहले पीड़ित पक्ष के वकील अपना पक्ष रखते हैं। जज साहब, हमें सेशन कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है। मेरे मुवक्किल पीड़ित हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। जज साहब, 3 बेकसूर औरतों का कत्ल इन 2 आदमियों राम बहादुर और चटर्जी ने किया है। पीड़ित को न्याय मिलना ही चाहिए। राम बहादुर और चटर्जी के वकील इस दलील का जवाब देते हुए कहते हैं, मेरे मुवक्किल 20 मई 1958 को रास गोविंदपुर गए थे और ये एक व्यापारिक यात्रा थी। राम बहादुर और चटर्जी रास गोविंदपुर एरोस्पेस खरीदने के उद्देश्य से गए थे और वे उस इलाके के पास रुके जहां आदिवासी रहा करते थे। वहां गांव वालों के अनुसार भूत प्रेत का साया है और मेरे मुवक्किल पर भी भूतों द्वारा उस गांव में कई बार हमला हुआ। जज साहब और अन्य सभी ये बात सुनकर हंसने लगे। जी साहब, और क्योंकि मेरे क्लाइंट पर पहले भी भूतों द्वारा कई बार हमले हुए और उस रात भी यही हुआ, तो मेरे क्लाइंट को लगा कि उन पर भूत द्वारा जानलेवा हमला होने वाला है। मेरे क्लाइंट ने जो भी किया आत्म सुरक्षा के लिए किया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सस्टेन। मेरे साथी वकील जो भी कह रहे हैं सरासर गलत और झूठ है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। भला भूत प्रेत भी होते हैं क्या? जज साहब, मेरी एक एक बात सत्य है। मैं आपके सामने कई ऐसे सबूत और गवाह पेश कर सकता हूं जिससे यह साबित होगा कि मेरे और मेरे क्लाइंट के द्वारा कही गई एक एक बात सत्य है। गवाह और सबूत पेश करें। राम बहादुर और चटर्जी के वकील रास गोविंदपुर से पात्रों, मुखिया जी और भी आसपास के अन्य लोगों को बुलाकर गवाही दिलवाते हैं। पात्रों, मुखिया जी व अन्य सभी रास गोविंदपुर में होने वाली भूत प्रेत के साए और वहां मिली लाशों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। करीबन 10 से भी ज्यादा लोगों की गवाही कराई जाती है, जिसमें हर कोई यही कहता है कि रास गोविंदपुर में भूत प्रेत का साया है। उन भूतों ने कई लोगों को डराया है और कई लोगों पर जानलेवा हमला भी किया है, जिसमें से राम बहादुर और चटर्जी भी भूतों के हमलों का शिकार हुए और घटना के दिन भी यही हुआ। जज साहब, मैं राम बहादुर और चटर्जी से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। राम बहादुर और चटर्जी, आपके अनुसार आपने गंगा, घेली और सुंदरी इन तीनों औरतों को चुड़ैल समझकर मार दिया। जी, हमें बस इनकी परछाई दिखी और थोड़ी सी रोशनी में इनकी झलक, तो लगा कि ये तीनों चुड़ैल हैं और ये लगातार मेरी तरफ बढ़ी आ रही थी। तो मान लिया अगर वो चुड़ैल भी थी, जैसा कि आप कह रहे हैं,
तो आप वहां से भागे क्यों नहीं? अरे मेरा पैर कीचड़ में फंस गया था। आपका पैर भी फंस गया होगा कीचड़ में। नहीं, मेरा पैर नहीं फंसा था। मैं राम बहादुर को अकेला छोड़ के कैसे भाग सकता था? तो आपको इंसानों और भूतों में कोई फर्क नहीं दिखता? फिर तो आपको मैं, यहाँ सब और जज साहब भी भूत ही दिख रहे होंगे। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट में शांति बनाए रखें। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सस्टेन। साथ ही वकील अपने तर्क से सच को जबरदस्ती झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे क्लाइंट की इन तीनों औरतों से ना तो कोई दुश्मनी थी, न ये उन्हें जानते थे। इन्होंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था। ये जो कुछ भी हुआ वो महज एक दुर्घटना थी। जब ये दोनों रेलवे स्टेशन जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो दूर उन्होंने अंधेरे से रोशनी की कुछ झिलमिलाहट देखी। उनका मानना था कि यह भूत का संकेत था, क्योंकि कुछ क्षण थे जब हवा बहुत तेज थी। इस वजह से आत्म सुरक्षा में मेरे क्लाइंट राम बहादुर ने महिला को भूत समझकर हड़बड़ी में उस पर हमला कर दिया। क्योंकि जंगल में जानवरों, चोरों आदि का खतरा रहता है, तो हर कोई बाहर जाते समय अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास हथियार रखता है। इसलिए वे भी अपने साथ छुरी ले गए थे और अपने बचाव में इन दोनों ने हमला किया। इस तरह कोर्ट में चली काफी दिनों की बहस के बाद जज साहब अपना निर्णय सुनाते हैं, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। जज साहब ने फैसले में कहा, मामले के तहत राम बहादुर और चटर्जी प्रतिवादी भूतों के अस्तित्व पर विश्वास करते थे। उत्तरदाता भूत की उपस्थिति के बारे में स्पष्ट था, इसलिए उसने मानव को भूत के रूप में गलत समझा और इस प्रकार उन पर हमला किया। लिहाजा राम बहादुर और चटर्जी को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 79 के तहत दोष मुक्त करती है। जिस धारा के तहत राम बहादुर और चटर्जी को रिहा किया गया वो एक बचाव प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई जुर्म वास्तविक गलती के तहत किया जाता है तो उस हिस्से पर कोई सजा नहीं होगी।